हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजी हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। वह बालों में तीसरी बार कंघी फेर रही थी, मगर फिर भी संतुष्ट नहीं थी। एक ओर के बाल उसे उठे उठे लग रहे थे। उसने बालों में लगा छोटा सा क्लिप फिर खोल दिया। सिर के बीचों बीच बंधे चुटकी भर बाल फिर छूटकर कानों के पास आ गिरे। उसने शीशे में ताकती अपनी ही आंखों से सवाल किया कि पिछली बार भी इतनी ही तन्मयता से तैयार हुई थी ना, और क्या हुआ? उसके नथुने फूल गए और उसने कंघी को हवा में छड़ी की तरह दिखाते हुए आईने के उस पार बैठी सुप्रिया को दांत खटखटाते हुए कहा, मुंह बंद नहीं रख सकती थी? अपने गुस्से पर जरा भी काबू नहीं है तेरा? उसने देखा, यह सुनकर उसकी आंखें पिछले हफ्ते का वाकया याद कर उदास हो आई। सामने रखी नग जड़ित छोटी सी क्लिप चमचमा रही थी। सुप्रिया ने उसे देखा और याद किया कि उसने इसे पिछले हफ्ते ही खरीदा था, ताकि जब उसे लड़के वाले देखने आए तो वो अपनी मैरूनी अनारकली पर इसे पहन सके। उसके पापा को लगता था कि बैंक में पीओ बनने के बाद उसके लिए रिश्तों की लाइन लग जाएगी, मगर जल्द ही यह भ्रम टूट गया। उस दिन एक और भ्रम टूटा। पापा तो पापा, बिटिया को भी लगता था कि दहेज जैसी चीज अब दकियानूसी हो चुकी है। टीवी पर ये जो दहेज के नाम पर हाय तौबा मची रहती है, सब बकवास है। पापा का तो यहाँ तक सोचना था कि हर महीने कमाने वाली बहू के लिए भला कोई दहेज जैसी एक बारगी राशि की मांग क्यों करेगा। एक बड़े ट्रे में महकते समोसे और चाय लेकर जब सुप्रिया ने बैठक में कदम रखा था तो उसने महसूस किया कि लड़के की माँ की नज़र समोसों पर और लड़के की उस पर थी। बाकी लड़के के पिताजी तो अभी भी पापा से अपने लड़के का बखान करते नहीं थक रहे थे। सुप्रिया ने तुरंत नजरें नीची कर ली थी और किसी स्लो मोशन पिक्चर की तरह चलने लगी थी। दिल में ऐसे नगाड़े तो तब भी नहीं बजे थे जब उसने अपने बैंक के बड़े बड़े दिग्गजों के सामने एक सेमिनार में अपना पर्चा पढ़ा था। मौद्रिक नीति पर उसके ज्ञान की कितनी वाहवाही हुई थी। वो उपलब्धि और ही थी, यह उपलब्धि कुछ और ही होगी। वो बैठी रही। क्या हो रहा था उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। लड़के की माँ के आधे सवाल समझ आ रहे थे, बाकी दिमाग के किसी तल में जाकर खो जा रहे थे। जाने क्या समझ रही थी और जाने क्या जवाब दे रही थी। चाय खत्म हुई, समोसा खत्म हुआ, होने वाली सासू माँ के सवाल भी खत्म हो गए। अब क्या? अब तो असली बातें होंगी। अब ऐसा है जनाब कि हमने अपने लड़के की पढ़ाई पर बहुत खर्चा किया है। वैसे तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप जो देंगे, मेरा मतलब आप जो अपनी बेटी को देंगे, सोच समझ कर ही देंगे। सुप्रिया ने जरा सा नजर उठाकर उन अंगूठियों से भरी उंगलियों को देखा जो सोफे के हाथ पर ताल दे रही थी, मगर नजर और ऊपर उठाकर उस चेहरे को देखने की हिम्मत नहीं जो ये हिकारत भरे शब्द कह रहे थे। चाय की खाली प्याली पर टिकाई हुई सुप्रिया की निगाहें एकदम फैल गई जब उसने अपने सिर झुकाए पापा को धीरे से हूँ कहते हुए सुना। उसकी आंखों के सामने अब प्याली नहीं थी, बल्कि वो सारे पल घूम रहे थे जब अपने रिश्तेदारों के मना करने के बावजूद लड़की होते हुए भी उसे उसके पापा पढ़ाते चले गए थे। वो सारे पल जब घर की जरूरतों में कटौती कर उसके ट्यूशन और बैंक पीओ की कोचिंग के लिए पैसे इकट्ठे किए गए थे। वैसे तो आप काफी समझदार हैं रवि बाबू, मैं तो बस आपकी जानकारी के लिए बता रहा था कि अब अफसर की शादी तो अफसर की तरह होनी ही चाहिए ना। सुप्रिया ने इस बार नजर उठाकर देखा। भरा भरा चेहरा, इतना भरा कि गाल गालों के लिए बनी हड्डी से बाहर लटकने लगे थे। गर्दन कहाँ खत्म होती थी और कंधा कहाँ शुरू, कुछ पता ही ना लगता था। उस पर तलवार कट मूछों को ताव देते हुए पापा की आंखों में बड़ी ही उपेक्षा से देख रहा था। अगले ही पल सुप्रिया के अंदर आवाज गूंजी, ससुरे लगते हैं बेवकूफ, नजर नीची कर। लज्जावश नजर तुरंत नीची हो गई। सुप्रिया के सामने वे सारे टीवी सीरियल घूमने लगे जिसमें दहेज की कहानियां देखकर वो हंस दिया करती थी और सोचती थी कि जमाना कहां से कहां बढ़ गया है और ये टीवी वाले हैं कि पिछड़ी हुई बातों पर किस्से बना बना कर दिखा रहे हैं। अब कहां कोई दहेज लेता या देता है, सब बकवास की बातें हैं। सुप्रिया जानती ना थी कि जिंदगी हमें इसी प्रकार बड़ा करती है।
एकदम सी मामूली या रूढ़ दिखने वाली बातें अपने विकराल रूप में सामने आकर खड़ी हो जाती हैं और हम भौचक्के से अपने अब तक के ज्ञान को ठगा सा ठिगना सा पाते हैं। पीठ पीछे शोभे पर टिकाते और सीना आगे की ओर तानते हुए फिर अम्ल वर्षा की। ऐसा है रवि बाबू की आजकल का तो आपको पता ही है, कोई भी सरकारी नौकरी इतनी आसानी से तो मिलती नहीं है, हाथ गर्म करना ही पड़ता है। वो भी सरकारी अफसर तो बात ही क्या पूछिए। फिर आप बड़े भाग्यवान हैं सरकारी दामाद। इस अम्ल वर्षा से दग्ध सुप्रिया की इस बात त्योरियां चढ़ गई। लाख ना चाहते हुए भी उसने अपनी आंखें उन जनाब की आंखों पर थोप दी और दांत पीसती हुई तने हुए जबड़ों के साथ उसने एसिड की पूरी नदी बहा दी। आपने अपना लड़का क्या मेरे पापा के भरोसे पैदा किया था? लड़के का पिता किसी चोट खाए हुए सांप की तरह फुफकारने लगा, मगर लड़की के मुंह लगना वो अपनी शान के खिलाफ समझता था। उसने सुप्रिया के पिता की ओर मुखातिब होकर अपनी भड़ास निकाली। यही शिक्षा दी है आपने अपने बच्चों को, यही संस्कार है इस घर के। इस बार पापा ने हूं नहीं कहा, क्यों पता नहीं, बल्कि खड़े होकर हाथ जोड़ लिए और फिर बाहर का रास्ता दिखा दिया, मगर बोले कुछ नहीं। सुप्रिया के कंधे पर हाथ रख जाते हुए लड़के वालों को देखते रहे और सुप्रिया ने भी नजर गड़ाकर पहली बार लड़के और उसकी मां को देखा। दोनों के मुंह सूजे हुए थे और हिकारत भरी नजरों से उसे देखते हुए बाहर निकल गए। सुप्रिया ने सामने रखी क्लिप फिर से लगाई और क्लिप से नीचे के बालों पर चौथी बार कंघी फेरी। कंघी फेरती फेरती वो फिर खो गई। उस दिन जो हुआ उसके लिए किसी फिल्मी ड्रामा से कम ना था, मगर असली फिल्मी ड्रामा तो उसके बाद हुआ। उस समय तो पापा कंधे पर हाथ रखकर लड़के वालों को बड़ा घूर घूर के देख रहे थे, साथ मम्मी भी उनको आंखें तरेर कर दिखा रही थी, मगर बाद में तो सबने सुप्रिया की ही बैंड बजा डाली। रात में माँ चिल्ला पड़ी, लड़की को ऐसे नहीं बोलना चाहिए, जो बोलना होता वो पापा बोलते। सुप्रिया ने मन ही मन मुंह बनाया कि अच्छी तरह देख लिया कि पापा क्या बोलते। लड़की हो लड़की की तरह रहना चाहिए। बड़ों के बीच में बातें हो रही थी तो बीच में बोलने की क्या जरूरत थी। किचन से समोसे तलने की खुशबू आ रही थी, मतलब मम्मी ने लड़के वालों के लिए नाश्ता लगभग तैयार ही कर लिया है। सुप्रिया ने ड्रेसिंग टेबल का ड्रॉवर खींचा और वहां रखे बिंदी के पत्तों को एक एक कर उंगली से अलग करती गई। सब चमकदार नग वाली डिजाइनर बिंदियों को छोड़ उसने एक बहुत ही छोटी सादी सी रंगीन बिंदियों वाला पत्ता निकाल लिया। एक मैरूनी बिंदी माथे पर लगाते हुए उसने अपनी लाल आंखें देखी। कल रात की तरह उस रात भी कोई नहीं सोया था। जब माँ शिष्टाचार का पोथा पढ़ा रही थी तो पास टहल रहे पापा ने अपनी चिंता व्यक्त करनी जरूरी समझी। ऐसी बातें आग की तरह फैलती हैं। इससे पहले कि सबको इस बात का पता चल जाए, अब जल्द से जल्द नया लड़का ढूंढना पड़ेगा। पहले ही पढ़े लिखे कमाऊ लड़कों का अकाल है। सुप्रिया ने बिंदी का पत्ता वापस पत्तों में खोजते हुए सोचा कि हो ना हो पापा ने जो अपनी बिटिया के लिए सरकारी दामाद ढूंढने का मापदंड बनाया था वो तोड़ दिया है। तभी तो आज एक प्राइवेट कंपनी का इंजीनियर आ रहा है। आखिर हम दो ही चीजों में सरकारी चीज पसंद करते हैं, एक नौकरी में और दूसरा दामाद में। काश स्कूलों, अस्पतालों, संस्थानों, संगठनों में भी सरकारी चीजें इतनी ही आकर्षक होती। ड्रावर को लगभग पूरा बाहर खींचते हुए उस पर झुकी हुई सुप्रिया आई लाइनर खोज रही थी कि किसी ने पीछे से उसका क्लिप खोल दिया। सुप्रिया ने चौंक कर शीशे में देखा तो प्रीति थी। आजकल खुले बालों का फैशन है, तू क्लिप क्यों लगा रही है पागल? ये प्रीति है, जरूर मम्मी ने बुलाया होगा। प्रीति का रिश्ता पहली दफा में ही तय हो गया था, कभी पूछा ही नहीं कि कैसे तय हुआ, क्या क्या बातें हुई, कुछ डिमांड्स भी थी क्या, कैसे हैं ससुराल वाले। अब पूछने का बहुत मन हो रहा है, लेकिन अब तो बहुत देर हो गई है, लड़के वाले आते ही होंगे। इतना तो पता है कि प्रीति पढ़ाई बीच में ही छोड़कर कांस्टेबल हो गई। शादी के बाद ससुराल के पास वाले थाने में ही पोस्टिंग हो गई। प्रीति टचअप कर रही है और सुप्रिया सोच रही थी कि ये अब थाने में कम घर पर ज्यादा रहती है और आदर्श बहुओं में टॉप पर आती है, क्योंकि सैलरी भी लाती है और घर पर ही रहकर घर भी संभाल लेती है। शायद साइन करने थाने चली भी जाती है या पता नहीं। खैर ये क्या बिंदी लगाई है,
लड़के वाले माइक्रोस्कोप से भी देखेंगे तो नहीं दिखेगा। और कोई बिंदी नहीं है क्या? सुप्रिया ने अच्छी बच्ची की तरह ड्रावर खोल दिया। ड्रावर के एक किनारे करीने से लगाई बिंदियों के सारे पत्तों को अंगूठे और तर्जनी के बीच उठाकर प्रीति ने बिस्तर पर बिखेर दिया। सुप्रिया शीशे में उसे बिंदी चुनते हुए देखती रही। तभी मम्मी ने एंट्री ली। बेटा बहुत समय से आई हो, जरा सुप्रिया को तैयार कर दो, लड़के वाले आ चुके हैं, इसे नाश्ता ले जाने के लिए भेजो तो, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। बस हो गई आंटी जी, रेडी ही है। प्रीति ने एक एडी जड़ी मेहंदी बिंदी निकालकर सुप्रिया के माथे के बीचों बीच चिपका दी। इस बार सुप्रिया ने मुंह खोल ही दिया। अरे यह तो मैरूनी नहीं है, दूसरे रंग का लगा, देख तुझे कितना सूट कर रहा है। मम्मी ने सुप्रिया को लंबा सा बड़ा ट्रे पकड़ाया तो उसने देखा इस बार समोसे के साथ 2-3 प्रकार के नमकीन और रखे गए हैं। जैसे पिछली बार वालों को यह सब नहीं खिलाया था, इसलिए नाराज हो गए थे। हाँ, अब की अच्छी लग रही है। सुप्रिया ने सोचा कि पिछली बार कोई और थी क्या, और इस बार मैं नहीं कोई और ही पकड़ लाए हैं क्या, या शायद कोई और ही हूँ। ये मुंह सिली हुई मैं तो नहीं हो सकती। खैर, सुप्रिया ने फिर से स्लो मोशन में कदम बढ़ाया। फिर सबको नाश्ता देकर अपनी पिछली मुद्रा में सिर झुकाकर बैठ गई। फिर दाएं हाथ की मुट्ठी बाईं हथेली में लपेट टेबल का कोना घूरने लगी। फिर उन्हीं सवालों का दौर शुरू हुआ। क्या क्या पढ़ी हो बेटा? सिर झुकाए ही झुकाए सुप्रिया ने जवाब दिया, MSc इकोनॉमिक्स और बैंकिंग से MBA। अच्छा, बैंक में हो तो कंप्यूटर भी चला लेती होगी। मेरी गिन्नी तो हमेशा कंप्यूटर पर ही लगी रहती है। सुप्रिया ने पहली बार महसूस किया कि कमरे में शायद कोई और लड़की भी थी जिसकी बात हो रही थी, मगर वो कैसे समझाए कि कंप्यूटर पर लगे रहने के कई कारण हो सकते हैं। जैसे वो दिन भर ऑफिस के कंप्यूटर पर और बगल वाली पान की दुकान वाले चुन्नू लाल फिल्में देखने के लिए कंप्यूटर पर। इसका कंप्यूटर की निपुणता से कोई लेना देना नहीं है। खैर, उसने कोई जवाब देना जरूरी नहीं समझा। वैसे भी सवाल करने के बाद जब अपनी बेटी की तारीफ में लग गई तो फिर जवाब की अपेक्षा भी खत्म हो गई। स्कूटी वगैरह चला लेती हो, अगर घर का सामान वगैरह लाना हो, इसमें कोई शक नहीं था। खुशी से हामी भरी। सुप्रिया को खुशी हुई कि उसका हुनर कहीं तो काम आ रहा है। पहले कंप्यूटर, अब स्कूटी की बात हो रही है, मगर एक खुशी आने वाले सवालों के साथ ही गायब हो गई। सुप्रिया ने महसूस किया कि अगला सवाल पूछने से पहले उसकी होने वाली सासू माँ की नजरों ने उसे अच्छे से स्कैन किया है। साड़ी पहन लेती हो? सुप्रिया थोड़ी सकपका गई, क्योंकि इस बार लहजा थोड़ा आदेशात्मक था और बेटा बेटी जैसे मुलायम शब्दों का भी लोप हो चुका था। दूसरी बात यह भी थी कि सुप्रिया को सच में ठीक से साड़ी पहननी नहीं आती थी। अब तक कई प्रोग्रामों में उसने साड़ी पहनी तो थी, मगर पार्लर वाली की कृपा से ही उसने दिल की धड़कनों पर काबू रखकर एक सेकंड के लिए दिमाग पर जोर लगाया। यदि तगड़ी कोचिंग से ओहो IBPS की परीक्षा पास कर सकती है तो क्या पार्लर वाली की थोड़ी सी कोचिंग से साड़ी पहनी नहीं आ सकती? भले ही उसमें 1 महीने की सैलरी लग जाए, मगर अब वो सीखेगी जरूर। सुप्रिया ने झुके हुए सिर को हिलाकर हामी भरी। खाना बनाना, एक परिवार का खाना बना लेती हो? सुप्रिया की नजरों के सामने अपने किचन की ओर दुर्दशा घूम गई जो उसने अपने एकाध प्रयासों के दौरान किए थे। फलस्वरूप मम्मी ने उसके लिए किचन निषिद्ध क्षेत्र घोषित कर दिया था। उसने एक और सैलरी को मन ही मन तिलांजल देते हुए फिर हामी भरी। खैर, आजकल तो बहुत कुछ YouTube से भी सीख लेते हैं। वैसे पूजा पाठ करती हो? इसके लिए सैलरी की जरूरत नहीं है। 2-4 आरतियां तो उसने एग्जाम की तैयारी के दौरान ही याद कर ली थी। एग्जाम की तैयारी के दौरान, और नहीं तो क्या। एग्जाम सिर्फ अपने टैलेंट से थोड़े ना क्लियर होते हैं, थोड़ा तो लक भी साथ देना चाहिए। उसके लिए कुछ पूजा पाठ भी जरूरी है। इस बार सुप्रिया ने हवा में माथा दाएं बाएं लहरा कर हामी भरी ताकि कोई शक ना रह जाए। उन माताश्री ने पीठ वापस सोफे पर टिकाते हुए लंबी सांस ली, जैसे माताश्री का काम समाप्त हो गया हो। फिर शुरू हुआ पिताश्री का काम, जो 35 लाख के आसपास आकर सिमट गया। सुप्रिया को हैरानी हुई कि उसने तो अपनी 2 सैलरियों के बल पर हामी भरी है,
भला पापा ने किस बल पर हामी भरी। दहेज के लिए पैसे उन्होंने कभी बटोरे नहीं और कोई लंबी चौड़ी जायदाद उनके लिए छोड़ नहीं गया है। उसने हैरानी से अपने पिता की ओर देखा और फिर पथराई आंखें टेबल पर पड़ी जूठी प्लेटों पर टिका दी। अच्छा तो अब चला जाए, हमारे पंडित जी जैसे तारीख दिन मुहूर्त बताएंगे, हम आपको सूचित कर देंगे। लड़के के पिताश्री ने जैसे ही अपने सिंगल सीटर सोफा के दोनों हाथों पर अपने हाथ रखकर अपना शरीर उठाना चाहा कि सुप्रिया ने स्पष्ट शब्दों में दृढ़ता के साथ कहा, मुझे कुछ पूछना है। लड़के के पिताश्री वापस सोफे में धंसकर अपनी अर्धांगिनी की ओर देखने लगे और अर्धांगिनी हैरत से उनको। सुप्रिया की मम्मी ने भी उसके पापा को आंखों ही आंखों में कहा कि हो गया बंटाधार। बैठक में कुछ क्षणों तक सन्नाटा छाया रहा। यह वाक्य बोलकर सुप्रिया के दिमाग में भी कुछ पल के लिए सन्नाटा छाया रहा। फिर उसके दिमाग में अपनी माँ की बातें गूंजने लगी, बड़ों के बीच में नहीं बोलते, तुम्हें अपने से बड़े का लिहाज करना चाहिए। इसलिए सुप्रिया लड़के की तरह मुड़ गई और अपना वाक्य पूरा किया, आपसे। अब तक दर और दीवार ताकता लड़का सचेत हो गया। अब तक की मुद्रा से लग ही नहीं रहा था कि इस शादी से उसका कुछ लेना देना है, मगर अब वह संतुलित हो सुप्रिया की ओर देखने लगा। तभी उसकी माँ ने खीसे निपोड़ते हुए बात संभाली, हाँ हाँ क्यों नहीं, अरे मेरा लड़का इंजीनियर है, पढ़ा लिखा है, बिल्डिंगें बनाता है, तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब दे सकता है, पूछो पूछो। सुप्रिया को मन ही मन आश्चर्य हुआ, बिल्डिंगें बनाता है, मगर जहां तक सुप्रिया ने बायोडाटा में पढ़ा था वो R&T डिपार्टमेंट में है। क्या रिसर्च वालों से बिल्डिंगें भी बनवाते हैं? खैर प्राइवेट कंपनी है, कुछ भी करा सकती है। लड़के की माँ ने सुप्रिया के पापा की ओर देखकर बेतहाशा मुस्कुराते हुए कहा, आजकल के बच्चे हैं ना, इनकी अपनी ही जरूरतें होती हैं। जरूर सुप्रिया के पापा ने मन ही मन कहा होगा कि वो तो मैडम आपको जल्द पता लग जाएगा, जरा मेरी बेटी का मुंह खोलने दो। माताश्री की हंसी पूरी होते होते सुप्रिया ने मिसाइल दाग दिया, क्या आपको टाई और धोती बांधनी आती है? लड़का थोड़ा सकपकाया, फिर संतुलित होकर जवाब दिया, वेल, खराश लेते हुए, टाई तो मैं सीख रहा हूँ, मगर धोती, मतलब धोती का क्या यूज है? वेल, आप ये दोनों चीजें यूट्यूब से सीख सकते हैं, क्योंकि मेरे ऑफिस का कोई फैमिली फंक्शन होगा तो आप टाई में अच्छे लगेंगे, और जब मैं कोई पूजा पाठ करूंगी तब क्या आप पैंट में अच्छे लगेंगे? पहनने को तो आप कुर्ता पजामा भी पहन सकते हैं, मगर जब मैं साड़ी पहनकर पारंपरिक वेशभूषा पहनूंगी तो आपको भी तो धोती ही पहननी चाहिए। फिर क्या हुआ? फिर इस कहानी में कुछ हो सकता है क्या, खासकर ऐसी मुंहफट लड़की का? तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।